मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने इस 3 साल की इस शानदार जर्नी के अंदर। इन दोनों मेहमानों का हमको खूब साथ मिला, इसलिए इन दोनों मेहमानों को हमने सोचा कि एक साथ ही क्यों ना अपने साथ रखें और इन दोनों की इंटेलिजेंस को हम और भी लें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के विनोद कार्की मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे मतलब मेंटोर जैसे ही समझूंगा मैं अपने उनको, ज्योतिवर्धन जयपुरिया, वो भी आज मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। ज्योति सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस 3 साल की जर्नी के अंदर सर कई बार ऐसे पड़ाव मिले जहाँ पे बाजार खराब था, जहाँ पे बाजार बहुत ठीक था, लेकिन आपने अपनी इंटेलिजेंसी का परिचय देते हुए हमको बहुत अच्छे से गाइड किया, हमारे निवेशकों को गाइड किया। अब एक एक निवेशक आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, तो उनके बिहाफ से मैं ही आपको थैंक यू बोल देता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप दोनों का साथ, आप दोनों की इंटेलिजेंस, आप दोनों की स्ट्रेटजीज और इन मार्केट के जो इंसाइट्स हैं वो हमको मिलते रहेंगे। ज्योति सर पहले तो मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, एक छोटी सी करेक्शन ड्यू भी थी अकॉर्डिंग टू डाटा, वो आ भी रही है, हल्का फुल्का करेक्शन भी है। आप इस ओवरऑल मार्केट्स को कैसे देखते हैं? ये बाइंग ऑन डिप्स का बाजार अभी भी है या फिर अभी थोड़ा और कॉशियस रहना चाहिए हमको? हाँ डिप्टी जी, तो यदि अपने देखे तो ये पूरा है ना, जो भी वॉर है उसके पहले भी सबका अनुमान था कि थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है, एक तरह से एक करेक्शन का दरकार है। इसमें ज्यादातर टाइम करेक्शन आ सकता है, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आएगा और एक तरह से ना एक्सक्यूज था कि भाई यहाँ पे इजराइल ईरान का कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा ना बाजार उसके कारण दबाव में आ गया, तो एक तरह से अच्छा ही रहेगा। हेल्दी करेक्शन बोलूंगा मैं उसको कि वैल्यूएशन थोड़े कम हो जावे तो है ना, निवेशकों के लिए अच्छा रहेगा कि थोड़े सस्ते वैल्यूएशन मिले जहां पे उन लोग बाइंग कर सके। विनोद जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए मिटल में लगातार बाइंग हो रही थी और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा विराम लगा है। आपको लगता है कि रैली थम जाएगी या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी शेयर और चलेंगे? अगर हाँ तो विद इन मेटल्स आपको क्या सही लग रहा है? विनोद सर आवाज आ रही है मेरे लिए था क्वेश्चन ये? जी 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 आपके लिए सर। सॉरी मिस कर गया। हाँ तो देखिए, मैं इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल सेटअप आप देखिए, जैसे ये मार्केट अभी करेक्शन हो रहा है, एक सिमिलर आप समझ सकते हैं कि सेटअप हुआ था 2022 में। बट उस वक्त क्या हुआ था कि जो 3 मेजर फैक्टर प्ले आउट करे थे। एक तो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, और एक अनप्रेसिडेंटेड यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक की थी उसी दौरान, और कमोडिटी प्राइसेस मैसिवली जो क्या कहते हैं स्पाइक किए थे उस साल। इनफैक्ट जो यूएस फेड इतना डर गया था कि वहां पर इन्फ्लेशन 9% के आसपास पहुंच गया था। जो 70s 80s में डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया था यूएस में, वो उसकी उसकी याद आने लोगों की कि भाई इस तरह का कुछ हो सकता है। बट अभी फिलहाल आप देखेंगे जो करंट सिनेरियो, मुझे लगता है कि जो उतना बड़ा क्राइसिस नहीं लग रहा है जब तक ये ब्रॉड बेस नहीं होता है, कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉड बेस हो जाता है तो उस कारण से अगर कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक करती है तो उस तरह का सिनेरियो बन सकता है। उस वक्त आपने देखा हो कमोडिटी स्टॉक्स ने काफी रैली की थी, रियलाइजेशन बड़े थे, प्रॉफिट पूल बहुत बड़ा था उनका। अभी करंटली जो कमोडिटी प्राइसेस में जो तेजी दिख रही है स्टील वगैरह, उसमें चाइना का एंगल भी है। ऑयल ऑब्वियसली इसकी वजह से बढ़ रहा है कि ये कुछ मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इन जनरल थोड़ा सा कमोडिटीज वापस थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर जा रहे हैं। बट ये चाइना फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होगा स्टील कंपनीज के लिए, बिकॉज वहां पर ही सबसे ज्यादा सप्लाई आती है। तो अगर वहां पर डिमांड एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो वो अच्छा रहेगा स्टील सेक्टर के लिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया मार्केट्स पे, और साथ ही ये चाइना फैक्टर जो है स्टील कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा विनोद जी का कहना है। पर जयपुरिया जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा फंड फ्लो डाइवर्ट हो रहा है चाइना की तरफ, साथ ही साथ स्टील कंपनीज भारतीय बाजारों में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या कोई और थीम है जिसको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए जिससे एज एन इन्वेस्टर भी आप फायदा उठा सकते हैं? विनोद जी ने कहा ये ना,
एक फैक्टर चाइना का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई साल बाद वहाँ पे ना एक बड़ा सा स्टिमुलस पैकेज आया है, और एक तरह से जैसे ईसीबी के टाइम पे बोला था, आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू स्टॉप द रिसेशन, तो उस तरह से वही भाव से उन लोग चाइना में भी स्टिमुलस का सोच रहे हैं। फिर भी वहां पे है ना, इकोनॉमी अभी भी धीमा है और इतना जल्दी है ना टर्न अराउंड नहीं होएगा, तो एक तरह से रैली आ गया है, स्टॉक मार्केट में भी रैली आ गया है और कमोडिटीज में भी रैली आ गया है। पर एक ये रैली के बाद वापस से थोड़ा थम जाएगा, एक्चुअल इकोनॉमी कैसा करेगा उस पर निर्भर करेगा। यदि अपने भारतीय बाजार देखें तो एकदम शॉर्ट टर्म पैसा जा रहा है चाइना से, भारत से चाइना की तरफ, पर एक तरह से लॉन्गर टर्म थोड़ा बेटर है भारत के लिए, क्योंकि एक सब फॉरेन लोग का क्या कंसर्न था इंडिया पे कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है रिलेटिव बेसिस पे। इंडिया है ना 80% 85% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था पी बेसिस पे देखे तो, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो अभी चाइना का पी बढ़ जाएगा, तो उसके कारण ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है ये थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म पैसा वापस भारतीय बाजार में आना चालू हो जाएगा। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है फ्लोज के लिए, पर लॉन्गर टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि फिर जो भारत का रिलेटिव वैल्यूएशन जो महंगा दिख रहा था वो कम महंगा दिखेगा और लॉन्ग टर्म पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है विनोद सर, एक छोटा सा सवाल मेरा, आजकल के जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है ना उस पे ही है, ये जो ईरान और इसराइल वाला मैटर चल रहा है, ये आपको कितना और बड़ा होता दिखता है और इसका इंडिया इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, अब हिस्ट्री देखें तो ये जो मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि अगर जैसे बाकी अरब देश क्या इसका करते हैं बेसिकली, तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाकी जो बाकी देश हैं, अरब देश हैं, वो कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसका, तो इसका मुझे लगता है कि ये ब्रॉड बेस नहीं होगा। और हमने देखा ही है कि पहले रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था और उस वक्त ऑलमोस्ट दुनिया स्प्लिट हो गई थी और न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप पे आ गया था। और उसके बाद जब एक्चुअल, और हमको लगता था कि रशिया जिस तरह से अटैक किया है यूक्रेन पे, कि ये यूक्रेन को मतलब बहुत जल्दी वो कर देगा, वो देखा कि वो बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां रोज ही लड़ाई होती है, कोई देख ही नहीं रहा है उसको। तो मुझे लगता है कि रशिया जैसी जो क्या कहते हैं मिलिट्री पावर हाउस माना जाता था, वो भी कुछ खास कर नहीं पाया। अभी कॉन्फ्लिक्ट चालू ही है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज हो जाता है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ब्रॉड बेस हो जाता है, कंट्रीज एक तरफ और दूसरी तरफ आ जाती हैं और न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये क्राइसिस वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर ये जिस तरह से लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिसेंट हिस्ट्री देखी है हमने। सवाल हम पूछना चाहेंगे ज्योति सर, कंजम्पशन की थीम को लेकर। क्राइसिस के बीच में हम देखते हैं कि कई बार कंजम्पशन पर फोकस शिफ्ट होता है। आप जरा ये बताइए कि आपको कंजम्पशन थीम लग कैसा रहा है, क्योंकि अब तो नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लेकिन दिक्कत ये है कि कंजम्पशन का जो थीम है ना काफ़ी वो लंबी चौड़ी है। उसमें ऑटो से लेकर, उसमें फुटवेयर से लेकर QSR, गोल्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तो थीम आपको कैसी लग रही है, और विद इन कंजम्पशन आपको कौन सा खेमा ज़्यादा आकर्षक लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से? तो जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन का थीम बहुत लंबा है, उसमें ट्रेडिशनली सब लोग है ना वो कंज्यूमर स्टेपल्स को सोचते थे, उस कंपनीज को देखते थे। वहां भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो बारिश आई है, जो मॉनसून के आंकड़े आए हैं, जो स्नोइंग का आंकड़ा है वो अच्छा दिख रहा है, तो ग्रोथ है उसमें। तो इसके कारण थोड़ा रूरल इकोनॉमी भी पिकअप हो जाएगा। दूसरा जो है ना सपोर्ट कर देगा कि अभी भारत में जो ब्याज है वो एक तरह से पीक आउट हो चुके हैं, शायद अक्टूबर में नहीं पर दिसंबर तक रेट कट का साइकिल चालू हो जाएगा, तो वहां पे भी बेहतर हो जाएगा। कंजम्पशन में बस एक वैल्यूएशन अभी भी कोई सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन ऐसे महंगे हैं। हालांकि स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं अगले पिछले 3 साल में। वहां पे स्पेसिफिकली हम लोग का ध्यान इस भाव पे ज्यादा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। जो वाइट गुड्स है वहां पे ना काफी शेयर मिल सकते हैं जो सस्ते हैं,
तो वहाँ एक सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग का रहता है। थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर में भी एक दो शेयर है जहाँ पे ना वैल्यूएशन ज्यादा महंगा नहीं है, तो ये दो सेक्टर पे ज्यादा ध्यान है। कंज्यूमर स्टेबल्स अभी भी थोड़े महंगे दिखते हैं। ठीक है ज्योति सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज हमारे लिए फिर से समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।